हाँ, तो पिछले लेक्चर तक अपन कहाँ तक थे? अपन ने सबसे पहले कौन सा डीके देखा था? अल्फा डीके देखा था ना, सबसे पहले अल्फा डीके देखा था। उसके बाद अपन ने क्या देखा था? बीटा डीके देखा था। अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा क्या होता है? सबसे पहली बात, अल्फा होता है हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर उसको डबली चार्ज हीलियम आयन भी कहते हैं, है ना, ऐसे करके भी उसको डिनोट करते हैं। हमने इसका क्या देखा था? इसका डीके देखा था, ठीक है। कोई भी न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी क्यों परफॉर्म करता है? क्योंकि वो अनस्टेबल है, उसको खुद को स्टेबल करना है, इसलिए वो रेडियो एक्टिव डीके करता है। रेडियो एक्टिव डीके भी फिर अलग अलग टाइप का होता है, अल्फा, बीटा और गामा, है ना। अल्फा वाला हमने बात कर लिया था, और बीटा माइनस डीके अपन ने बात कर लिया था। बीटा बीटा भी फिर कौन कौन टाइप का होता है? एक बीटा प्लस डीके होता है और एक बीटा माइनस डीके होता है। अपन ने बीटा माइनस डीके देख लिया था, है ना। बीटा माइनस डीके में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ निकलता है ना, बीटा का चार्ज -1 और मास 0, रेस्ट मास इसका 0 होता है। मास तो इसका 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, बट ये इतना ही कम होता है कि भाई अपन उसको 0 मानते हैं। एक बीटा माइनस डीके था और एक कौन सा डीके था? बीटा प्लस डीके था। इसको अपन आज देखना है इसको। और मैंने क्या बताया था? बीटा प्लस जो होता है वो एंटी पार्टिकल होता है, किसका? बीटा माइनस का। जैसे ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। सी मतलब कि नेचर दोनों का सेम, दो, इसका भी मास 0 तो इसका भी मास 0, इसका चार्ज -1 बट इसका उल्टा, इसका +1 होता है, ठीक है। ये पॉजिट्रॉन होता है। और मैंने क्या बताया था? जब कोई पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जब साथ में आ जाता है तो क्या करता है? इनहिलेट कर देता है उन्होंने एक दूसरे को, और उससे एनर्जी निकलती है, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने क्या देखा था? जब बीटा माइनस डी के हो रहा था तब हमारा कौन सा एक निकल रहा था? एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा था। एंटी न्यूट्रिनो ऐसे करके उसको डिनोट कर रहे थे। ये क्यों निकल रहा था? टू कंजर्व एनर्जी एंड कंजर्व स्पिन मोमेंटम, है ना। एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, और दूसरा मोमेंटम को, स्पिन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। आज अपन देखेंगे बीटा प्लस डीके, ठीक है। अब बीटा प्लस डीके होता क्यों है, कैसे होता है, वो देखना है। अच्छा, एक बार वो वाली स्टेबिलिटी वाले ग्राफ पे आ जाओ। हमने क्या देखा था? Z = 20 तक भाई कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा n/p रेशियो चेंज होने लगा था, कुछ इस टाइप को होने लगा था। इधर वाले जो न्यूक्लियाई रहते हैं वो क्या करते हैं? उनका क्या होता है? n/p रेशियो क्या होता है? ज्यादा होता है। उनको क्या करना है? कम करना है कि वो ये स्टेबिलिटी बेल्ट पे आ जाए। तो ये क्या करते हैं? n/p रेशियो कम करते हैं, या फिर ये बीटा माइनस डीके करते हैं। बीटा माइनस डीके करते हैं। नीचे वाला न्यूक्लियाई क्या होता है? इनका n/p रेशियो या n/p रेशियो क्या होता है? कम होता है। तो इनको क्या करना है? n/p रेशियो बढ़ाना है। n/p रेशियो बढ़ाने के लिए या तो ये अल्फा डीके करेंगे, या तो ये क्या करेंगे? बीटा प्लस डीके करेंगे। समझ में आ गई ये चीज? ये क्या क्या करेंगे? एक अल्फा प्लस डीके करेंगे, और एक अल्फा डीके करेंगे, और एक बीटा प्लस डीके करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने जो बीटा माइनस डीके देखा था उसमें हमने क्या देखा था? एक न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर ही वो किस पे कन्वर्ट हो जा रहा था? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था। देखो, n/p रेशियो को अपन को कम करना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर कम हो जाएगी तो n/p रेशियो ऑटोमेटिकली हमारा कम हो जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? एक न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना। न्यूट्रॉन एक कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। अब तुम बोलोगे भाई ये न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कहाँ से आया? अच्छा, बात यहाँ से आई थी कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो तुम बोलते हो कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? ये बीटा माइनस जो था, बीटा माइनस जो था, ये बीटा माइनस जो था वो अंदर में आया कैसे? ठीक है, वो अंदर कैसे आया? ये बीटा माइनस जो था वो अंदर कैसे आया? तो फिर तुम बोलते हो कि देखो बीटा माइनस डी के अंदर कैसे आया? क्योंकि एक न्यूट्रॉन जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया था? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया था। ये अब तक का हो गया था। अब बीटा प्लस डी के देखना है, ठीक है। बीटा प्लस डी के, अच्छा, अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आया है कि एक एटम जो है, एक न्यूक्लियाई जो है उसका बीटा डीके हो रहा है, बस इतना बोला है, बीटा डीके हो रहा है, उसका ऐसे करके बोला है, 2 अल्फा डीके हुआ, उसके बाद एक बीटा डीके हुआ। तुम 2 अल्फा को तो भाई तुम समझ लोगे कि 2 अल्फा निकला है, चल ठीक है। अब बीटा डीके बोला है, बट ये डिफाइन नहीं किया है कि प्लस डीके हुआ है या माइनस डीके हुआ है। तो तुमको मैक्सिमम टाइम पे क्या मानना है कि बीटा माइनस डीके हुआ है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसा चीज हमें ज्यादा दिखता है, पॉजिट्रॉन जैसा चीज अपन को अभी तक तो नहीं पता था, इस लेक्चर के पहले तक, है ना। पॉजिट्रॉन जैसा चीज नहीं पता था, और ये बीटा प्लस डी के थोड़ा मुश्किल भी होता है, ठीक है। जैसे कि बीटा माइनस डी के स्पॉन्टेनियस होता है ना, या तो खुद से हो जाए या थोड़े से इग्निशन से हो जाए, बट इसमें एनर्जी लगता है। नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस वो होता है जो अपन को जिसमें एनर्जी देना पड़ता है। पानी खुद ब खुद रखे रखे इधर गर्म नहीं होगा, अपन को उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देना पड़ेगा, तब जाके वो गर्म होगा, ठीक है।
तो बीटा प्लस डीके ऐसा ही समझ ले कि इसको नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। सबसे पहली बात तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे कि बीटा माइनस था वो स्पॉन्टेनियस था। अब बीटा माइनस में क्या होता है, बीटा प्लस में क्या होता है कि एक अपन पहले एक न्यूक्लियाई ले लेते हैं, ठीक है। बीटा प्लस को और अपन क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन भी कहते हैं, ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिशन, ठीक है। अच्छा, ये एक न्यूक्लियाई है X, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कुछ Z, इसका मास नंबर कुछ A, राइट। अब क्या हुआ, इसमें बीटा प्लस डीके हुआ, बीटा प्लस डीके हुआ तो मतलब कि क्या, पॉजिट्रॉन निकला। या तो पॉजिट्रॉन को तो E से डिनोट कर ले या B से डिनोट कर ले, किसी एक से डिनोट कर ले। पॉजिट्रॉन का चार्ज +1, ठीक है, 0 0। मैं इधर दोनों ले रहा हूं क्योंकि कोई एक भी तू ले सकता है, या तो ये ले ले या तो तू ये ले ले, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी अगर ये बना रहे तो तुम घबराओ मत कि दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। ये दोनों निकला, प्लस एक डॉटर न्यूक्लियाई निकलती है, अपन को पता है, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियाई निकलता नहीं है, यही जो है ये निकालने के बाद खुद डॉटर न्यूक्लियाई बन जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे निकलता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। उधर कहाँ निकल रहा था, बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा था, इधर न्यूट्रिनो निकलता है। देखो इसके ऊपर बार लग जाता है ना तो वो एंटी न्यूट्रिनो हो जाता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई बार वगैरह नहीं रहे तो वो न्यूट्रिनो होता है। यह है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का भी फिर सेम काम, क्या जैसा उसका काम था एंटी न्यूट्रिनो का, इसका भी सेम काम है, एनर्जी कंजर्व करता है, दूसरा स्पिन मोमेंटम कंजर्व करता है, ठीक है। अब बात आई ये डॉटर न्यूक्लियाई की। अब बता डॉटर न्यूक्लियाई में क्या क्या होगा। डॉटर न्यूक्लियाई की चार्ज क्या होगी और इसकी एटॉमिक मास और इसकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इसकी जेड क्या होगी। एटॉमिक मास तो भाई यही रह जाएगा, राइट। और ई क्या हो जाएगा, जेड इसका Z+1, राइट, Z+1, Z+1 या Z-1, Z-1। क्यों, क्योंकि अपन को इधर का चार्ज और इधर के मतलब के एटॉमिक नंबर, इसको दोनों को मैच करना है, ठीक है। तो ये प्लस में है तो प्लस माइनस कट के तभी तो नीचे जाके बनेगा। तो Z-1 और ये A, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, देखो इसका Z का वैल्यू कम हो गया है, Z का वैल्यू कम हो गया है। Z का वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ गए हैं, है ना। ये देख, ये था मेरा मेन न्यूक्लियाई, ठीक है, और डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई का देख एक Z कम हो गया, मतलब इसकी एटॉमिक नंबर ही कम हो गई है। और एटॉमिक नंबर किससे रिलेटेड होता है, प्रोटॉन से रिलेटेड होता है, मतलब इसका एक प्रोटॉन ही कम हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक न्यूट्रॉन जो था वो प्रोटॉन में बदल गया है ना। नहीं, एक प्रोटॉन जो था वो न्यूट्रॉन में बदल गया है ना, प्रोटॉन जो था एक न्यूट्रॉन में बदल गया, तो इसीलिए प्रोटॉन की संख्या एक कम हो गई है। तो पॉजिट्रॉन बीटा प्लस डीके जो होता है ना, उसके होता यही है कि एक प्रोटॉन जो है वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके मतलब Z की वैल्यू कम हो जाती है। अब अपन को इसका एक रियल एग्जांपल देखना है। जो एग्जांपल क्या है मेरा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एक होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए 7, इसका एक आइसोटोप होता है 712, ठीक है, नाइट्रोजन 12। अब मैं बोल रहा हूं इधर क्या हुआ, बीटा प्लस डीके हुआ, बीटा प्लस डीके अभी तो मैं एक से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, बीटा प्लस डीके हुआ, ऐसे करके डिनोट करेंगे। प्लस क्या निकलेगा, एक डॉटर न्यूक्लियाई निकलेगा, ठीक है, प्लस क्या निकलेगा, एक न्यूट्रिनो निकलेगा। अब मुझे बताइए डॉटर न्यूक्लियाई की कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होगी, क्या क्या होगा। मास नंबर बताइए सबसे पहले, 12 का 12 ही रह जाएगा, राइट, और नीचे में क्या हो जाएगा 6। क्यों, क्योंकि अपन को क्या करना है, Z-1 करना है, ठीक है, 6। ये डॉटर न्यूक्लियाई बता पाओगे क्या क्या है, 6 12 कार्बन है, राइट। ये डॉटर न्यूक्लियाई जो है क्या हुआ, कार्बन बन गया। ये नाइट्रोजन से ये कार्बन बन गया, नाइट्रोजन से एक कार्बन बन गया, मतलब कि इसका एक एटॉमिक नंबर ही कम हो गया, मतलब इसका एक प्रोटॉन ही कम हो गया, है ना। अच्छा, तो एक्चुअली होता क्या, अब अपन बात करेंगे इनसाइड न्यूक्लियस। अब तुम बोलोगे भाई, कि देखो तुम्हें नाइट्रोजन से यहां पे जाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक पॉजिट्रॉन चाहिए, ठीक है। तुम्हें पॉजिट्रॉन कहां से मिलेगा, पॉजिट्रॉन कहां से मिलेगा, नाइट्रोजन की चार्ज को कैंसिल आउट करना है, ठीक है, नाइट्रोजन +1 और इलेक्ट्रॉन -1।
तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब तुम बोलोगे कि भाई न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन आया कहां से जो ये रिएक्शन होगा, आया कहां से? अब यहां पे बात आती है न्यूट्रॉन आया कहां से। क्वेश्चन होता है देयर आर नो इनसाइड न्यूक्लियस, तो ये वाला रिएक्शन हुआ कैसे? तो ये हुआ इस तरह से कुछ, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन का चार्ज बताइयो, 1 1। न्यूट्रॉन का बताइयो चार्ज, चार्ज 0 1। प्लस क्या निकलता है, क्या बोला मैंने, एक ये निकलता है +1 0। और अब क्या निकलेगा, एक न्यूट्रिनो निकलेगा। अच्छा, जो तुम बोल रहे हो कि भाई अब क्या हुआ, तुम्हें क्या पता है प्रोटॉन का मास हेवी होता है या फिर न्यूट्रॉन का मास हेवी होता है? न्यूट्रॉन का मास हेवी होता है। और अपन को पता है कि डेल्टा एम जो कि होता है मास डिफेक्ट, वो क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो मास ऑफ, सबसे पहले रिएक्टेंट लिखियो, मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, मास ऑफ प्रोटॉन होगा यहाँ पे, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट में भाई क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका तो भाई ये तो मासलेस होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही कम होता है भाई कि अपन उसको 0 मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एम क्या होगा मेरा, मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन, होगा कि नहीं? अब तुम बोलोगे एक बात भाई, प्रोटॉन की मास जो होती है वो कम होती है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, है ना? तो ये पूरी वैल्यू कुछ नेगेटिव आएगी क्या, मतलब डेल्टा एम क्या आएगा, नेगेटिव, मास डिफेक्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि प्रोटॉन की मास कम है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन की मास से। तो न्यूट्रॉन की, तो इसलिए डेल्टा एम नेगेटिव आएगा। डेल्टा एम नेगेटिव तो भाई एनर्जी नेगेटिव, इसी को तो मल्टीप्लाई करते थे 931.5 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते थे इसको। तो क्या होता था, तो एनर्जी भी अब नेगेटिव आएगा। नेगेटिव एनर्जी मतलब कि क्या, इसको एनर्जी देना पड़ता है। नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी मतलब एनर्जी निकल रहा है फिजिक्स में, ठीक है। अगर जिसके पास पॉजिटिव ई की वैल्यू आ गई मतलब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। नेगेटिव ई मतलब होता है भाई इसको एनर्जी चाहिए, ये करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। इसीलिए मैंने इसको बीटा प्लस डी के पहचानने से पहले मैंने बताया था कि ये जो रिएक्शन होती है ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अपन को एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया इस नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है। अब एक और बात है, एक बात होता है न्यूक्लियर कैप्चर का, न्यूक्लियर कैप्चर का। अब तुम बोलोगे भाई या तो तुम इसको एनर्जी दो, अब तुम न्यूट्रॉन को एनर्जी देने थोड़ी ना जाओगे भाई, तब भी ये फिनोमिना कैसे होता है, तब भी तुम दोगे तो भाई होगा, तुम एनर्जी दोगे तो ये वाला बीटा प्लस डीके होगा। बट ये हुआ उसके बाद तो अपन ने देखा ना कि ये चीज हो रहा है, तब तक तो अपन नहीं दे रहे थे। तो इसको एनर्जी कहां से मिला, मतलब कि ये बीटा प्लस डीके करने के लिए। बीटा प्लस डीके का मेन मोटिव क्या है, एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देना है। अब आता है बात, उसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन कैप्चर का, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर के मीनिंग से क्या समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, और ये वैलिड होता है बस हेवी न्यूक्लियस में, वैलिड हेवी न्यूक्लियस। हेवी न्यूक्लियस मतलब बहुत हेवी न्यूक्लियस में ये वैलिड होता है, हल्के पार्टिकल हल्के इलेक्ट्रॉन वगैरह पे वैलिड नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता क्या है, मेन मोटिव क्या हमारा, एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देना। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो भाई मेरा ये वाला फिनोमेना साबित हो जाएगा कि यस दैट्स ट्रू। होता क्या है ना, एक प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, एक प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है ना, ये कौन सा शेल हो गया, के शेल, एल शेल, उसके बाद एम शेल। प्रोटॉन क्या करता है, एक न्यूक्लियर को चमेलियन की तरह पकड़ता है और इसको खींच लेता है, ठीक है। एक प्रोटॉन जो है एक के शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, खींच लिया अपने अंदर। जैसे ये प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, प्रोटॉन का चार्ज कितना 1, और ये कितना हो गया, ये भी 1 है ना, प्लस इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा। इलेक्ट्रॉन को कहां से पकड़ता है, ये के शेल से पकड़ता है, के शेल से पकड़ा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 0। तो क्या अब न्यूट्रॉन बन गया क्या ये न्यूट्रॉन बन गया क्या?
और प्लस इधर से ही निकलता है न्यूट्रिनो, ठीक है। क्या एक प्रोटॉन अब एक न्यूट्रॉन में बदल गया? क्या इसमें बाहर से कुछ एनर्जी वगैरह अपन को देनी पड़ी? नहीं ना, ये तो खुद ही इसने कैप्चर करा, इसको खुद ही इसने इसको कैप्चर करा और इसको खींच लिया, ठीक है। प्रोटॉन एक समझ लीजिए कि एक चमेलियन की तरह बैठा हुआ है, एक मक्खी है, ठीक है। इसको पकड़ता है और इसको खींच लेता है अपने अंदर। मतलब प्रोटॉन भी इतना जानता है कि भाई उसको अगर ये करना है तो उसको खींचना पड़ेगा अंदर, ठीक है। अब समझ में आएगा न्यूक्लियर कैप्चर कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर कैप्चर होता है हमारा कहाँ पे? बीटा प्लस डीके में होता है। बीटा प्लस डीके में होता क्यों है? हमें करना क्यों है? हमें प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देना है। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने का मतलब मेन मोटिव क्या? अपन को एनर्जी देना पड़ेगा, बट एनर्जी हमेशा देना पॉसिबल नहीं है। तब भी ये फिनोमेना कैसे हो रहा है? तब ये फिनोमेना हो रहा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर से। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है? प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, जिसको कि क्या करता है, वो बाहर के केशल्स के एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसका प्रोटॉन किस पे कन्वर्ट हो जाता है? एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसका प्रोटॉन का संख्या कम हो गया है ना। तो डॉटर न्यूक्लियाई से जो मेन न्यूक्लियस जो था और डॉटर न्यूक्लियाई में था, इसके जेड की वैल्यू एक कम हो रही थी, है ना। तो ये जब नाइट्रोजन था, ये कार्बन बन गया था। कैसे बना था? यहाँ पे प्रोटॉन 7 था, यहाँ पे प्रोटॉन कितना था? 6 था। मतलब कि एक प्रोटॉन क्या था? एक नाइट्रोजन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया था। समझ में आ गया? लिखना है इसको, लिखना है, आगे बढ़ जाओ। अपन ने 2 डीके देख लिया। एक कौन सा डीके देखा? अल्फा डीके देख लिया सबसे पहले। बीटा का कौन कौन सा देखा था? बीटा माइनस और बीटा माइनस में क्या होता है हमारा? एक न्यूट्रॉन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और बीटा प्लस डीके में क्या होता है? एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब फिर से वो वाले ग्राफ पे आ जाए एक बार। z इज इक्वल टू 20 तक तो भाई कोई बात ही नहीं था, फिर ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई जो थे, उनका n/p रेशियो क्या था? ज्यादा था। इसको क्या करना था? कम करना था। इसको कम करने का तरीका क्या होगा? या तो तुम न्यूमरेटर को क्या करो? कम कर दो। इस न्यूमरेटर को अगर तुम कम करोगे तो पूरी वैल्यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता था? बीटा माइनस डी के होता था। और बीटा माइनस में तुम्हें पता है क्या होता था? एक न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता था। क्या यहाँ पे एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका n कम हो जाएगा, तो इसके n/p की रेशियो कम हो जाएगी। अच्छा, नीचे वाले जो न्यूक्लियाई रहते हैं वो क्या करते हैं? बीटा प्लस डीके करते हैं। बीटा प्लस डीके मतलब कि क्या? इनका n/p रेशियो क्या है? कम है। इनको क्या करना है? इनको इसको बढ़ाना है। बढ़ाना है तो क्या करेंगे? ये न्यूमरेटर की वैल्यू को बढ़ाएंगे, मतलब कि न्यूट्रॉन की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? बीटा प्लस डीके होता है, ये तो हमें पता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन जो है वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ये बढ़ा तो इसका n/p रेशियो का वैल्यू बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी बेल्ट के पास आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ये? अब आता है क्वेश्चन। अब अल्फा डीके देख लिया, बीटा डीके देख लिया, अब देखना है अपन को गामा डीके, ठीक है। गामा डीके 3 टाइप की डीके की बात की थी अपन ने। तो गामा डीके, गामा डीके देखो, गामा डीके जो होता है ना भाई, सबसे पहली बात गामा होता क्या है? क्या गामा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। गामा क्या है? एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इसमें एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिसको फोटोन कहते हैं। फोटोन की चार्ज कितनी? 0। फोटोन की मास कितनी? 0। गामा डीके में क्या निकलता है? मेरा एक फोटोन निकलता है, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात गामा डीके ऐसे करके लिखा जाता है। गामा डीके, गामा में भाई कोई पार्टिकल होता नहीं है, नॉट एनी पार्टिकल। नॉट एनी पार्टिकल का मेरा बोलने का मतलब यहां से क्या? ना न्यूट्रॉन होता है, ना प्रोटॉन होता है, ना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, ठीक है। तो गामा डीके में भाई ना इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, ना, क्योंकि गामा खुद ही एक ना इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है, ना न्यूट्रॉन है। वो एक फोटोन है, वो एक एनर्जी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है। उसमें क्या होता है? फोटोन होते हैं। हमें पता है कि गामा डीके में होते हैं फोटोन, PHOTON, फोटोन होते हैं। फोटोन की चार्ज कितनी? 0। उसकी मास कितनी? रेस्ट मास भी उसकी 0। तो भाई प्रोटॉन पे ना चार्ज है ना मास है, तो ये हो क्यों रहा है? ये एक एनर्जी है ये तो, लेकिन एक एनर्जी तो है। गामा रेज एक एनर्जी, गामा एक एनर्जी है। जब क्या होता है? जब बीटा प्लस डीके वगैरह जो होता है ना, देखो क्या होता है जब बीटा प्लस डीके जो होता है, बीटा प्लस डीके होता है तो प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीटा प्लस डीके जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस जो रहती है ना,
न्यूक्लियाई जो रहती है वो हायर स्टेट पे चली जाती है, हायर स्टेबिलिटी पे चली जाती है, ठीक है। मतलब कि जैसे ही तुम्हारा इमिशन हुआ, जैसे ही तुम्हारा डीके हुआ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो था हमारे के शेल पे था, उसको कुछ एनर्जी मिलता था तो वो एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता था, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता था तो फिर वो नीचे आने की कोशिश करता था ग्राउंड स्टेट पे। जब वो ग्राउंड स्टेट पे जब आता था तो वो क्या करता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता था। ये तो अपन ने देख लिया था। सेम होता है न्यूक्लियाई के साथ। जब न्यूक्लियाई में जब डिके होता है ना, जब न्यूक्लियाई में, अब न्यूक्लियस लेवल पे बात कर रहे हैं, न्यूक्लियाई में जब डिके होता है ना तो ये भी अपने हायर स्टेट पे चला जाता है, लेकिन इसमें लाइमन बामन पास्टन ब्रैकेट ये सब नहीं होता है, ठीक है, या क्वांटम में चले जाओगे। बट इसमें भी होता है, ये अपनी हायर स्टेबिलिटी पे चला जाता है। अब ये हायर स्टेट पे चला गया भाई, तब वो लोअर पे तो आएगा अपने, है ना, क्योंकि हायर पे कोई भी स्टेबल नहीं होता है। तो ये नीचे आता है, तो अब ये क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है। और यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इसने रिलीज करा वो अपन को किस फॉर्म में दिखता है, गामा वेव्स के फॉर्मेट पे दिखता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ गया, एक डॉटर न्यूक्लियाई है जिसके एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, ठीक है, इसमें गामा रेज निकला, गामा वेव निकला, गामा वेव निकलेगा मतलब उसका मास भी जीरो, चार्ज भी जीरो। तो भाई डॉटर न्यूक्लियाई जो है भाई, उसका चार्ज और मास क्या, उसका मास और एटॉमिक मास और उसका Z क्या होगा, Z का Z ही रहेगा और A का A ही रहेगा। तो मतलब XAZ is same as YAZ। समझ में आ गया। अगर अगर गामा डीके अगर हो रहा है तो भाई कोई भी चेंजेस नहीं होता है डॉटर न्यूक्लियाई में, क्योंकि तुम्हें पता है भाई ये तो चार्जलेस है मासलेस। ये हुआ क्यों था, क्योंकि न्यूक्लियाई जो था वो हायर, न्यूक्लियाई चला गया था, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूक्लियाई चला गया था। अब तुम लोग एक कहानी देख रहे हो कि तुमने जब क्लास 10th 9th जब तुमने पढ़ा था तो तुमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे पहली बात उसने बोला था कि सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं भाई एटम, ठीक है, उससे छोटा और कुछ नहीं है। फिर और डिस्कवरी आगे बढ़ा तो अपन को पता चला कि नहीं, इसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अब जब अपन न्यूक्लियस के अंदर भी देख रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर भी भाई ये सब चीजें हो रही है। इसके अंदर एक अलग दुनिया है, फिर इसके अंदर भी इसके सब एटॉमिक पार्टिकल, इसके अंदर, अब सोचो, अब इसके अंदर अब सब एटॉमिक पार्टिकल है, कितनी छोटे बात पे हो गए हम लोग, है ना, इसके भी छोटे पे अब है, समझ गया। अच्छा, तो अब इसको लिखने वाले फॉर्मेट पे लिख लेते हैं, ठीक है। गामा डीके, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सबसे पहली बात, गामा नॉट ए पार्टिकल, गामा एक पार्टिकल नहीं है, मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन है, ना ही प्रोटॉन है, ना ही न्यूट्रॉन है, ठीक है, नॉट ए पार्टिकल। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या रेडिएशन है, ठीक है। और गामा को अपन क्या कहते हैं, गामा का जो गामा का पास फोटोन होता है भाई, ठीक है, गामा के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, रेडिएशन है, तो इसके पास क्या होगा, फोटोन होगा। लाइट है, लाइट के पास क्या होती है भाई, फोटोन होता है। लाइट के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थोड़ी होता है, लाइट के पास फोटोन होता है। तो फोटोन का मास क्या होता है भाई, 0। और इस फोटोन का चार्ज कितना होता है भाई, ये भी 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखता है बात, अब ये लिखता है just like the energy levels, just like the energy level of electron there is also exist different energy level of nucleus, एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या बोल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी लेवल होती है, लाइमन बामन पास्टन ब्रैकेट फुन एंड एम्प्री, वैसे ही हमारे न्यूक्लियस के पास भी क्या होता है, क्या, वैसे हमारे न्यूक्लियस के पास भी क्या होता है, गर्मी लग रहा है, वैसे हमारे न्यूक्लियस के पास भी क्या होता है, अलग अलग एनर्जी के लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है, sometime after emission of अल्फा एंड बीटा, अल्फा हो जाए या बीटा हो जाए, पार्टिकल
द न्यूक्लियस रीचेस द एक्साइटेड स्टेट, द न्यूक्लियस रीचेस एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जैसे ही या फिर अल्फा इमिशन हुआ या बीटा इमिशन हुआ, नहीं हुआ क्या, ऑन ही नहीं हुआ, या तो अल्फा इमिशन हुआ या बीटा इमिशन हुआ, तो इमिशन होने के बाद हमारा क्या हो गया, इमिशन होने के बाद हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियाई जो है वो हायर स्टेट पे चला गया, जैसा हमारा इलेक्ट्रॉन के साथ होता था। तो हायर स्टेट पे चला गया भाई, तब वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तब वो ये वेव रिलीज करेगा। ठीक है, द न्यूक्लियाई इमीडिएटली, ये तुरंत होता है, द न्यूक्लियस immediately, the nucleus immediately falls back to ground state। ठीक है, in this process photon is emitted, इन दिस प्रोसेस ऑफ फोटोन इज इमिटेड, और इसी को अपन क्या कहते थे, गामा फोटोन कहते थे, या गामा वेव लिख ले या गामा फोटोन लिख ले। समझ में आई ये चीज, और ये होता कब है, 10 टू द पावर -10 सेकेंड्स में ये हो जाता है, 10 टू द पावर -10। अब ये वाला एक बार देख लेता हूं क्या हुआ। देख, हमें पता है कि गामा में क्या होता है, गामा एक पार्टिकल नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है, ना न्यूट्रॉन है। गामा का रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है, उसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। दूसरी बात ये लिखता है कि जस्ट लाइक एनर्जी लेवल जो अपने फोटो एटम्स में जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, एनर्जी लेवल लाइमन नॉर्मन पर्सन ब्रैकेट है ना, तो इलेक्ट्रॉन के भी जैसे वो एनर्जी लेकर के हायर एनर्जी स्टेट पे जब चला जाता है, सिमिलरली यहाँ पे न्यूक्लियस का भी अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, और अपन को वो एनर्जी लेवल अभी नहीं पढ़ना है, बस बोला है कि उसका भी अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा, जैसे ही उस न्यूक्लियस में से अल्फा निकली या उससे बीटा निकली, निकलने के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, हायर स्टेट पे चला गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, जैसे ये न्यूक्लियस था, इससे अल्फा निकला, इससे बीटा निकला, ये अपने हायर स्टेट पे चला गया। ये अब अपने हायर स्टेट पे चला गया तो भाई अब इसको क्या चाहिए, अब हायर स्टेट पे स्टेबल नहीं है, तो ये फिर से अपने ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेगा। जब ये हायर स्टेबिलिटी से जब ग्राउंड स्टेट पे जब आता है तो क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेडियो है ना। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, या गामा वेव्स या गामा फोटोन के फॉर्मेट पे रिलीज करेगा। इसीलिए मैंने लेक्चर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले मैंने क्या बोला था, या तो अल्फा निकलता है, या तो गामा निकलता है, और लिखा था मैंने, या तो अल्फा निकलता है या गामा निकलता है, और उस ये दोनों कभी साथ में नहीं निकलेगा। ये बात मैंने बोली थी ना, अल्फा और बीटा, गामा का अल्फा और बीटा क्या था, एक न्यूक्लियस जो था उससे क्या क्या निकलता है, अल्फा निकलता है और बीटा निकलता है। ठीक है, या तो अल्फा निकलेगा या तो बीटा निकलेगा, दोनों भाई साथ में नहीं निकलेंगे, लेकिन अल्फा के साथ भाई गामा निकल सकता है और बीटा के साथ भी गामा साइमल्टेनियसली निकल सकता है। समझ में आ गया ये चीज, इसको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। और अच्छा, ये प्रोसेस कितना जल्दी हो जाता है, न्यूक्लियस कितनी जल्दी अपने ग्राउंड स्टेट पे आता है, 10 टू द पावर -10 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का भी इतना हिस्सा है, 10 टू -10वां हिस्सा, मतलब ये हुआ ऐसे कि अपन को पता भी नहीं चलेगा, है ना। लिख लिया, चलो चल रहा है क्या, हाँ चल रहा है। हाँ, लास्ट में गामा वेव्स या गामा फोटोन होगी। अच्छा, अब आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब तुमने गामा वेव्स पढ़ लिया, अल्फा पढ़ लिया, बीटा पढ़ लिया, अब तुम बता पाओगे। अब क्या है, एक आइसोटोप है रेडियम,
ठीक है, रेडियम है जिसका मास नंबर होता है भाई, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 88 और उसका मास नंबर होता है 226 226। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें बोला कि भाई इससे 3 अल्फा निकला, इससे रेडियम से 3 अल्फा निकला प्लस प्लस अब बीटा निकला, एक बीटा निकला। देखो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया था कि कौन सा निकला, बीटा प्लस निकला या बीटा माइनस निकला। तो मैंने क्या बोला था, कौन सा मानना है, बीटा माइनस मानना है। ठीक है, ये बोला कि एक रेडियम का एक आइसोटोप था, उससे क्या हुआ 3 अल्फा निकला और एक बीटा निकला। अब जो डॉटर निकले जो निकलेगा उसका मेरे को एटॉमिक नंबर बताना है और उसका मास नंबर बताना है। ट्राई करो एक बार इसको ट्राई करके देख, अच्छा क्वेश्चन है। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को बस ऊपर वाले को और नीचे वाले को मैच करना है। ठीक है, 3 अल्फा निकला, एक बीटा निकला और जो डॉटर निकला है जो निकली उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। या मैं कर दूं क्या क्वेश्चन, पहले एक बार मैं कर देता हूं। ठीक है, अच्छा रेडियम जो है भाई, ठीक है, रेडियम का भाई एटॉमिक नंबर कितना दिया है 88 और मास नंबर दिया है 226 दिया है। ठीक है, 3 अल्फा निकलने का मतलब क्या हुआ, अल्फा में भाई, एक अल्फा में भाई चार्ज कितना होता है 2 और उसका मास कितना होता है 4, 2 4 होता है। ये टोटल क्वांटिटी में कितना निकला 3 निकला, प्लस क्या निकला एक बीटा निकला, बीटा में क्या था भाई -1 0। ठीक है, प्लस गामा निकला। ठीक है, गामा का इसको मान ले x, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन में देख, हमें पता है कि ऊपर वाला का सारा का सम एक होता है और नीचे वाले का भी सारा का सेम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम होता है। तो रिएक्टेंट में सबसे पहले उधर वाला देख लेते हैं, 226, ठीक है, इज इक्वल टू 4 3 12, 12 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, प्लस यहां तो भाई 0 है, 0 का 0 ही छोड़ दूंगा, प्लस x। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x इज इक्वल टू 226 माइनस 12 कितना हो जाएगा ये 214 होगा क्या, 214 होगा। भाई मेरी x की वैल्यू तो भाई आ गई है, अब बस y की वैल्यू निकालनी, नीचे वाले की वैल्यू निकालनी है। सेम नीचे के लिए वो करेंगे, क्या होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटॉमिक नंबर भी सेम होना चाहिए। 88 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 1 लेंगे -1 लेंगे, -1 लेंगे। ठीक है, प्लस y, अब कर क्या होगा 5 प्लस y इज इक्वल टू 88, कितना हो जाएगा ये 83 इज इक्वल टू y। तो इसका जो एटॉमिक नंबर जो आ गया भाई वो क्या आया 83 आया और इसका जो मास नंबर जो क्या आया वो 214 आया। अब अगर डॉटर निकले कि ऐसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल में दिया रहता है, ऑप्शन में दिया रहेगा तो ऑप्शन तेरे को 83 और 214, तो इस ऑप्शन को टिक कर देना। ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम करो एक क्वेश्चन, तुम्हें क्या करना है, अच्छा लिखना है, अच्छा इस बार इसको लिख ले। लिख लिया, बहुत गिनता ही नहीं है इतना, मेजर ही नहीं करता, जिम में तो गैलन ही खत्म हो जाता है। वो मेरा वाला गैलन, उसको गैलन ही कहते हैं। हाँ 3 लीटर फिर 4 लीटर का है वो। एक मेरे पास एक न्यूक्लियाई है ए, ठीक है, इसमें सबसे पहली बात क्या हुआ, इससे निकला अल्फा, जब इससे अल्फा निकला तो ये बन गया A1। ठीक है, इसके बाद इससे निकला एक बीटा, ये डिफाइन नहीं किया भाई बीटा प्लस है या बीटा माइनस है, क्या मानना है बीटा माइनस मानना है। जब A1 से जब बीटा निकल गया तो बन गया ये A2। ठीक है, अब क्या हुआ A2 से अब अल्फा निकला, फिर से अल्फा निकला तो ये बन गया A3। ठीक है, अब A3 से अब गामा निकला तो ये बन गया A4। अपन को बताना है इस A4 का क्या क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन A4 का क्या होगा, x
y क्या होगा। एक और बात क्या दिया है, इस a का जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है वो मेरे को दिया हुआ है 180 एंड 72 180, ठीक है। हाँ, ए का मेरे को दिया है 72 एंड 180 और मेरे को A4 बताना है क्या होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन। करना एक बार कोशिश। एक बात और ध्यान देना कि यहाँ पे मेरे से A1 A2 या A3 नहीं पूछा है, यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट A4 पूछा है। तो भाई A4 से ही डायरेक्ट तो 2 अल्फा और 1 बीटा कर देना। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी कर सकते हो ना। हमसे A1 A2 तो नहीं पूछा है ना, हमसे तो डायरेक्ट A4 ही पूछा है ना। अब कर, हाँ 2 अल्फा 1 बीटा। होगी। हुआ शाहरुख, हुआ। y कितना आया, यस राइट, राइट, यस राइट। अब देख हुआ क्या क्या भाई, देख या तो तू a से पहले अल्फा निकालेगा फिर तू A1 बनाएगा, फिर इससे फिर तू बीटा निकालेगा फिर तू A2 बनाएगा। इससे अच्छा भाई A1 A2 मेरे से पूछा ही नहीं है, मेरे से डायरेक्ट A4 पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, A से डायरेक्ट क्या बना, A4 बना, ठीक है। बट उसके साथ साथ बीच में क्या क्या हुआ, A का मास कितना भाई, A का एटॉमिक नंबर कितना 72 और मास नंबर 180 है ना। A4 के साथ क्या क्या निकला ये देख, एक अल्फा इधर एक अल्फा इधर, मतलब कि 2 अल्फा, 2 अल्फा, अल्फा अल्फा का चार्ज कितना 2 और 4, ठीक है। प्लस एक क्या निकला, एक बीटा निकला, तो -1 प्लस प्लस ही लिखता हूं अभी, -1 और 0, ठीक है। और क्या निकला, एक गामा निकला, गामा का चार्ज भी 0 और मास भी 0, मासलेस होता है। तो A4 का मेरे को क्या बताना था, x बताना था और y बताना था। तो बस दोनों ऊपर नीचे दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करके करेंगे, सबसे पहले y निकालने के लिए, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू y प्लस 4 2 8 प्लस 0 है ना। तो y कितना हो गया भाई, 172 हो गया, इतना ही आया था। अच्छा अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना है y। तो y के लिए भी 72 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 -1 प्लस 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, x प्लस 3 इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 69, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर आ गया, इसका मास नंबर आ गया, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन ले लेना, एक होमवर्क क्वेश्चन ले लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी
अल्फा एंड बीटा, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा, यहां पे बता दिया कि भाई बीटा माइनस लिया मैंने, ठीक है, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स will be emitted when थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90, मास नंबर होता है 232, इस चेंजेस टू ये चेंज किस में हो गया, लेड में, पीबी मास होता है इसका 82, चार्ज एटॉमिक नंबर होता है 82, मास नंबर होता है 208, तो इसमें से कितना अल्फा और कितना बीटा निकला, ऑप्शन मेरे को दिया ए बी सी डी, ऑप्शन है मेरा 4,4, बी ऑप्शन है मेरा 4,6, सी ऑप्शन है मेरा 6,4 और डी ऑप्शन है मेरा 6,6, ठीक है, इसको होमवर्क है, इसको होमवर्क पर ट्राई करना, ठीक है। अब अल्फा बीटा लिख लिया क्या, अब अल्फा बीटा और गामा में एक एनसीईआरटी में एक डेटा दिया हुआ है, कंपैरिजन किया है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा में, अल्फा बीटा और अल्फा गामा और बीटा में मतलब एक कंपैरिजन दिया है, ठीक है, कंपैरिजन क्या है, सबसे पहली बात करता है प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी में सबसे पहला बात करता है अल्फा का, बीटा का और अल्फा का, बीटा का और गामा का, प्रॉपर्टी अल्फा का, सबसे पहले अल्फा का, अल्फा एक्चुअली होता क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस, तो यह लिखता है हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। बीटा क्या होता है, बीटा होता है एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट उसका ओरिजिन जो क्या होता है, उसका ओरिजिन होता है न्यूक्लियर ओरिजिन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, न्यूक्लियर ओरिजिन मतलब समझा, न्यूक्लियर ओरिजिन मतलब कि जो न्यूक्लियस के अंदर बना हुआ है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर बना था। अच्छा, गामा क्या होता है, गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है भाई, और कुछ नहीं होता, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब बोलता है मास, अल्फा का मास अपन को पता है कितना होता है 4 AMU, बीटा का मास भाई 0, इसका मास 0, या तो इसका मास 9.1 × 10⁻31 kg भी लिख सकते हो, 9.1 × 10⁻31 kg भी लिख सकते हो, बट ये इतना ही कम होता है कि अपन इसको 0 ही मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ज, इसका कितना चार्ज होता है भाई +2e, ठीक है, इसका कितना चार्ज होता है, इसका 2 होता है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक चार्ज -e, एक चार्ज +e, है ना। अच्छा, और गामा का भाई, गामा इज द चार्जलेस। अब बोलता है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ई और बी से मैंने नोट कर रहा, ठीक है, ई और बी, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि ये चार्ज है, अगर ये चार्जलेस रहता तभी तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करता, तो ये डिफ्लेक्ट क्या करेगा, करेगा, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रॉन जैसा है, क्या ये डिफ्लेक्ट करेगा, हाँ इसके पास भी चार्ज है, ये भी करेगा, ये भी कर दिया, क्या गामा डिफ्लेक्ट करेगा भाई, ये नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास चार्जेस नहीं है। अच्छा, अब आई भाई स्पीड की बात, नीचे लिखो या नेक्स्ट पेज में, मूव, ठीक है, आ रहा। अच्छा, अब आई बात भाई स्पीड की, ठीक है, इसकी स्पीड होती है 10⁻7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसकी स्पीड मानी गई है 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड। अभी मैं तुम्हें लास्ट में एक डेटा दूंगा, बस तुम्हें वो याद रखना है, ठीक है।
इसका स्पीड कुछ लाइट के स्पीड जितना होता है, 10 टू द पावर 8 मानते हैं इसको, ठीक है। बट ये गामा जो होता है ये होता है, हाँ होमवर्क वाले में, यस अबे अभी तू ये देखना चाहिए था ना, चल सही है, हाँ सी ऑप्शन है उसका, 10 टू द पावर 8, ठीक है। अच्छा अब आई बात भाई आयोनाइजिंग पावर और पेनिट्रेशन पावर की, ठीक है। तो मैं तुझे अब एक सीधा मतलब कि एक ग्राफ दे देता हूँ, किसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, किसकी आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है, स्पीड। अच्छा कर देता, बस मैं एक बार लिख दे उसको, स्पीड किसकी ज्यादा होती है अल्फा बीटा गामा में से, स्पीड अल्फा की स्पीड गामा की सबसे ज्यादा होती है, जो तुमने देख भी लिया इधर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 गामा, फिर होता है मेरा बीटा, लास्ट में होता है मेरा अल्फा, ठीक है। तुम्हें पता है कि ये हैवी है थोड़ा सा इन दोनों से, तो इसकी स्पीड कम होगी। अगर स्पीड को अगर टिक मारने आएगा कि किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी स्पीड कम है, तो गामा की भाई सबसे ज्यादा, फिर बीटा की और फिर अल्फा की। अब आती है भाई पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर मतलब पता है क्या होता है, पेनिट्रेट करना मतलब कि किसको छेद करके आगे चला जाना। मतलब मान ले कि ये एक पेपर जितना थिन रहे, तो मेरी उंगली इसको आराम से चीर करके निकल जाएगी। अब ये इतना मोटा सा एक टैबलेट है, ठीक है। अब इसमें मैं अगर अपनी उंगली भी दूंगा तो भाई ये कितने भी फोर्स के साथ आऊं मेरी उंगली टूट सकती है, बट ये नहीं जाएगी, ठीक है। अब मान ले कि इतना मोटा लोहा का मैंने चादर ले लिया, ठीक है। अब एक बुलेट भी फायर कर रहा हूं, तो भाई अगर उस बुलेट की पेनिट्रेशन पावर अगर है तो ये पेनिट्रेट कर जाएगी। तो पेनिट्रेशन पावर यही होता है कि वो कितना पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर जो होता है सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कौन करता है, गामा करता है, फिर बीटा करता है, फिर अल्फा करता है, मल्टीप्लाई करते हैं, गामा करता है, बीटा करता है, फिर अल्फा करता है। अब आता है आयोनाइजेशन पावर, ठीक है। आयोनाइजिंग पावर मतलब कि आयोनाइज कर देता है उसको, जैसे कि सोडियम का मेटल कैसे एटम कैसे आयोनाइज होता है, +1 है ना। तो ये कौन सा जो अपन वेव देंगे तो आयोनाइज ज्यादा अच्छा से कर देगा। तो आयोनाइजिंग पावर जो होती है, आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर जो होती है वो अल्फा की सबसे ज्यादा होती है, फिर वो बीटा की होती है, और फिर लास्ट में वो गामा की होती है। क्योंकि तुम्हें पता है कि अल्फा जो है एक चार्ज है ना, डबली चार्ज है वो, फिर बीटा करेगा, लास्ट में गामा क्यों करेगा, क्योंकि भाई वो चार्जलेस है, तो वो क्या ही उसको आयोनाइज कर देगा, ठीक है। एक बार रिपीट करना था, कर देना। एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ था कि अल्फा बीटा और गामा का कंपैरिजन, ठीक है। सबसे पहले आया प्रॉपर्टी और उसका आया नेचर। अल्फा का ओरिजिन क्या था भाई, अल्फा इज अ हीलियम का न्यूक्लियस, तो इधर लिख दिया हीलियम का न्यूक्लियस। बीटा क्या था, बीटा एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, बट वो बनता कहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है, जो हमने देखा था प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा रहा। तो क्या हो जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है, बट उसका ओरिजिन क्या रहता है, न्यूक्लियर ओरिजिन, मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है, ठीक है। तीसरा गामा, गामा तो भाई ना पार्टिकल होता है ना, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, एक एनर्जी होती है, ठीक है। मास 4 mu हमने इतने सारे क्वेश्चन भी किए हैं। बीटा का मास क्या था, जो जीरो मान ले या इलेक्ट्रॉन जितना मास मान ले, जीरो या 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जीरो ही मान लो क्योंकि कैलकुलेशन, बट एग्जाम में आएगा तो 9.1 ही करना, ठीक है, जीरो मत करना। कैलकुलेशन करोगे तो जीरो ले लेना, बट अगर क्वेश्चन में अगर टिक में आया तो 9.1 है तो 9.1 को टिक करना है, ठीक है। गामा का मास तो भाई अपन को पता है जीरो होता है, ठीक है। चार्ज इस पे +2 ही चार्ज होता है अल्फा पे। बीटा भी भाई फिर दो टाइप का होता है, एक बीटा प्लस एक बीटा माइनस, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज। तीसरा इसका तो चार्ज भाई जीरो ही होता है। डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वही डिफ्लेक्ट करेगा जिसके पास क्या होगा, चार्ज होगा, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। इस पे भाई पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज है तो मतलब ये डिफ्लेक्ट करेगा। बीटा में इसके पास माना कि भाई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट इस पे नेगेटिव चार्ज तो है, तो ये भी डिफ्लेक्ट करेगा। भाई ये तो चार्जेस ही है, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करता है। अब आया भाई बात स्पीड का, स्पीड का इसका 10⁻7 स्पीड होता है, 10⁻8 इसका होता है, और इसका स्पीड लाइट के बराबर होता है 3 इंटू 10⁻8। अब बोल देगा स्पीड बताने सबसे ज्यादा किसका होता है, क्या होता है, इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो यही बात मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया था, स्पीड गामा का सबसे ज्यादा, बीटा फिर अल्फा। पेनिट्रेशन पावर गामा बीटा और अल्फा। आयोनाइजिंग पावर अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तुम्हें पता है कि गामा सबसे हल्का होता है, सबसे तेज भागेगा, सबसे हल्का होता है, सबसे हल्का जो होता है उसके पास सबसे ज्यादा स्पीड आएगी, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा। ये दोनों समझ आ गया।
आयोनाइजिंग पावर अल्फा की क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि भाई ये चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज होता है तभी तो जाके दूसरे को आयोनाइज कर देगा, ये तो भाई चार्जलेस होता है मतलब, तो इसलिए इसका लास्ट में है, ठीक है। याद करने का भी ट्रिक बता दिया। अब ज्यादा कुछ नहीं है। अब मेरे को दिया हुआ है कि अल्फा पेनिट्रेट 0.1 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम। एक अल्फा जो है वो पेनिट्रेट कितना करता है? 0.1 सेंटीमीटर को पेनिट्रेट कर सकता है। एक बीटा रे जो है वो पेनिट्रेट करती है 5 मिलीमीटर थिक एल्युमिनियम के प्लेट को, ठीक है। और जो अल्फा गामा होता है ना, गामा रेज या गामा वेव, वो पेनिट्रेट करता है 30 सेंटीमीटर थिक आयरन को। मतलब एक तो गामा रेज जो निकलेगा भाई वो 30 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा हो गया ये, 30 सेंटीमीटर ठीक आयरन को भी पेनिट्रेट कर जाएगा वो, ठीक है। अब ये एक डिफ्लेक्शन का एक बनाया हुआ था, डिफ्लेक्शन जो मैंने बताया वही है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन क्या करेंगे? पॉजिटिव 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 कर देंगे इसको, नेगेटिव 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 कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा भाई? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, है ना। हुआ। ये क्या करा, अब मैंने इस पे अल्फा रे सबसे पहले फेंका, ठीक है। अल्फा पे क्या होता है भाई? चार्ज होता है। अल्फा पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो वो किस तरफ जाएगा? नेगेटिव प्लेट पे जाएगा, पॉजिटिव प्लेट। अल्फा पॉजिटिव होता है, तो अल्फा कहां गया? नेगेटिव। तो अगर तुम इधर से अगर अल्फा पार्टिकल अगर छोड़ोगे तो अल्फा कहां पे जाएगा? नेगेटिव पे। अब मैंने बीटा छोड़ा, बीटा बोलने का मतलब बीटा माइनस ही से, वो छोड़ेगा तो वो कहां पे जाएगा? पॉजिटिव पे। अब तुमने गामा छोड़ दिया, गामा का क्या होगा? गामा एज इट इज निकल जाएगा, सीधा सीधी निकल जाएगा, ना इधर डिफ्लेक्ट करेगा ना इधर डिफ्लेक्ट करेगा। अब एक बात आई है, सर आपने तो इसको ज्यादा ट्रेजेक्ट्री बनाई है इसकी कम क्यों बनाई है? क्योंकि इसका मास हेवी होता है, इसका मास हल्का होता है, इसका मास हल्का होता है तो इसको ज्यादा जल्दी अपने पास खींच लेता है। इसका मास हेवी होता है तो ये इसका जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जाके ये करता है, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो भाई उतना कुछ है नहीं, एक ही वाला क्वेश्चन करके देखना। लास्ट 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 है, चल 3 होमवर्क ही दे देता हूँ, ठीक है। आज दे दिया ना। एक एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर n, मास नंबर m है, उससे क्या हुआ? एक अल्फा निकला, एक अल्फा निकला और एक दो बीटा निकला, दो बीटा निकला, दो बीटा निकला। बीटा बोलने का मतलब बीटा माइनस निकला, ठीक है। और एक डॉटर निकली आई, बच गई। तो ये डॉटर निकली आई क्या होगा? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ सब होमवर्क है। एक है न्यूक्लियाई एक्स जिसका मास नंबर एटॉमिक नंबर ए, मास नंबर ए, इससे सबसे पहले कुछ निकला, तो इसके बाद ये जो ए एक्स जो था वो वाई में कन्वर्ट हो गया, और ये वाई में कैसा कन्वर्ट हुआ? इसका z+1 हो गया, और ये ए का क्या हो गया? ए का ए ही रह गया, ठीक है। हाँ हाँ, तो तुम्हें क्यों, तुम्हें स्पेशल है क्या? मतलब क्या बात हो रहा था? अबे नहीं, उसको सब बैठ के चिढ़ा रहा था होमवर्क देने के लिए, इसको भी उसको सब टीचर ने होमवर्क दे दिया। नहीं 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 नहीं, सबको। हाँ उतना मैं डिफरेंशिएट नहीं करता किसी के साथ। हाँ सब सीबीएसई के ही है।
बिहार बोर्ड का तो मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ ना, तब स्टेट बोर्ड की तो मैं तब प्रैक्टिस करवा देता हूँ। A-4 बीटा स्टार मतलब कि बीटा जो है वो एक्साइट हो गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने सर, बीटा स्टार क्यों है? बीटा स्टार मतलब कि बीटा एक्साइट हो गया, मतलब कि इधर जो बी बना है ना, बीटा नहीं है ये कुछ बी बना है, ठीक है, ये कुछ बी बना है, वाई बना फिर बी बना और फिर लास्ट में ये बी का बी ही रह गया। अब इसका जो एटॉमिक नंबर जो Z-1 ही रह गया, बट ये A-4 है, बट अब ये उतना एक्टिव नहीं है, ठीक है। मुझे बताना है कि इधर क्या था, इधर क्या था और इधर क्या था। हाँ, x जो था उससे कुछ निकला, इधर ये वाला क्वेश्चन सुन ले एक बार। x जो था उससे कुछ निकला, उससे कुछ निकलने के बाद जो x जो था ना वो y में कन्वर्ट हो गया, जिससे उसका एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, बट एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया बट मास नंबर सेम रहा, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई। उसके बाद इसी के साथ क्या हुआ, Z-1 बन गया, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर पे कितना चेंज हुआ, Z-1 चेंज हो गया, और इसका जो ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास A-4 हो गया, बट ये रेडियो एक्टिव मतलब ये एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। स्टार देने का मतलब एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट से भाई ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो देख इधर भी सेम इधर भी सेम, कुछ चेंजेस नहीं, इधर भी सेम इधर भी सेम, तो इधर क्या निकला ये वाला मैं बता देता हूँ, इधर गामा निकला है, ठीक है। वो दोनों मैंने फाइंड करना है, वो दोनों। हाँ, फर्स्ट वाला अल्फा होगा, फर्स्ट वाला अल्फा कहां से होगा, एक ही रह गया, हाँ वो देखना है ना, एक ही रह गया। हाँ बीटा निकला है अल्फा निकला है, कर लिया तूने क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन लिख लिया गया, क्वेश्चन एक क्वेश्चन क्या है, और ड्यूट्रियम, ये ड्यूट्रॉन या ड्यूट्रियम इज बोम्बार्ड bombard on oxygen जिसका मास था मेरा 16 न्यूक्लियस, देन अल्फा पार्टिकल is emitted the product nucleus is, ठीक है। ऑप्शन है मेरा नाइट्रोजन 713, ये भी हटा दे, नाइट्रोजन 713 कहां पे इज, क्या होगा वो न्यूक्लियस जो बचा वो क्या होगा, हाँ बस क्वेश्चन मार्क है वो। बोरॉन 510, बेरिलियम 4-9, नाइट्रोजन 7-14। ये क्वेश्चन पता है क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऑक्सीजन का मेरे पास एटम था, उसके अंदर मैंने ड्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करा। ड्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का मैंने तेरे को 3 आइसोटोप बताया था, एक हाइड्रोजन, एक ड्यूट्रियम, एक ट्रिटियम बताया था। इसी को हाइड्रोजन कहते हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्रिटॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है 1 होता है, इसमें क्या होता है 1 2 होता है, इसमें क्या होता है 1 3 होता है। तो इसी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो था ना, ऑक्सीजन पे मैंने ऑक्सीजन का मास नंबर कितना, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, इस पे मैंने ड्यूट्रम को बॉम्बार्ड करा। ड्यूट्रम बॉम्बार्ड करने का मतलब क्या हुआ, सेकेंड वाला लिया, मतलब ड्यूट्रियम का मास एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 ये दिया। जब मैंने इसको ये दिया तो मेरा क्या बचा, एक अल्फा पार्टिकल निकला, रिएक्टेंट में एक अल्फा पार्टिकल निकला, और साथ में मेरे पास क्या निकला, एक डॉटर निकला ही निकला। ये प्रोडक्ट जो है यही क्या होगा, ठीक है। अल्फा निकला मतलब कि क्या 2 4 निकला, नो रॉन्ग, इसको करना है, चल हो बंद कर, बंद कर देना।